दोस्तों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का साम्य या उत्पादन कीमत निर्धारण कैसे होता है किसी पूर्ण प्रतियोगी फर्म का, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसका अलग वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो में हम केवल कोई व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा कैसे निर्धारित करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिस स्थिति को हम कहते हैं फर्म का साम्य अथवा संतुलन या फर्म द्वारा उत्पादन एवं कीमत निर्धारण। देखिए, फर्म द्वारा जो वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा निर्धारित की जाती हैं उसका अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं, अल्पकालीन संतुलन और दूसरा दीर्घकालीन संतुलन। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्पकाल में फर्म का संतुलन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्पकाल क्या होता है। अल्पकाल का संबंध किसी 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष इनसे नहीं होता है। ठीक है, अल्पकाल का मतलब अर्थशास्त्र में किससे होता है कि ऐसी समयावधि जिसमें फर्म जो होती हैं वो मांग के अनुसार उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। मांग बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन मांग के अनुसार उत्पादन की जो मात्रा है, पूर्ति है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। कोई नया प्लांट है, नई मशीनरी स्थापित नहीं कर सकती हैं, फर्म अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा सकती हैं। ठीक है, और फर्म की जो लागतें होती हैं उसमें अंतर पाया जाता है, मतलब स्थिर और परिवर्तनशील लागतें पाई जाती हैं। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अल्पकाल में फर्म जो है उसे असामान्य लाभ या सामान्य लाभ या हानि, इन तीनों में से किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अल्पकाल में फर्म को अतिरिक्त लाभ या जिसे हम असामान्य लाभ भी कह सकते हैं, या सामान्य लाभ की स्थिति भी हो सकती है, या फिर हानि की स्थिति भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असामान्य लाभ क्या होता है, अतिरिक्त लाभ क्या होता है। तो देखो, इससे पढ़ने से पहले जब हमने फर्म का संतुलन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है या एकाधिकार की स्थिति है, तो उसमें फर्म के संतुलन के लिए क्या जरूरी है, जो दोनों सीमांत वक्र हैं, सीमांत लागत वक्र, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो अल्पकालीन है, शॉर्ट टर्म SMC, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो इन दोनों के आधार पर हम किसका निर्धारण करेंगे, संतुलन का। ठीक है, और फर्म को लाभ हो रहा है या हानि, उसका निर्धारण करने के लिए हम कौन से वक्रों का प्रयोग करेंगे, औसत लागत वक्र और औसत आगम AR और AC वक्रों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्थिति है असामान्य लाभ, या जिसे हम अतिरिक्त लाभ भी कह सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म को असामान्य लाभ को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति जिसमें AR ज़्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में, AC की तुलना में, प्रति इकाई आय प्रति इकाई लागत से ज़्यादा है, तो ये फर्म के लिए अतिरिक्त लाभ या असामान्य लाभ की स्थिति होती है। इसको हम इस डायग्राम से समझा सकते हैं। तो इस डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे AR और MR वक्र, दोनों बराबर होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। फिर हम बनाएंगे सीमांत लागत वक्र, ये बना दिया हमने सीमांत लागत वक्र, और संतुलन की स्थिति कहाँ पे होगी, इस E बिंदु पर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सीमांत लागत वक्र है और सीमांत आगम वक्र दोनों क्या हैं, बराबर है। ठीक है, और सीमांत लागत वक्र बढ़ता हुआ भी है। तो इस स्थिति में संतुलन की जो हमारी पहली शर्त है वो कहाँ पे पूरी हो रही है, इस E बिंदु पर। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि वस्तु की कीमत का जो निर्धारण हो रहा है वो कितना है, O से लेकर P। ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा कि फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम वस्तु की जो कीमत है AR कितनी है, O से लेकर P, इसकी तुलना करेंगे हम किससे,
औसत लागत से। तो इस डायग्राम में हमको फिर औसत लागत वक्र बनाना पड़ेगा। तो हमने औसत लागत वक्र जो यू आकार का होता है वो खींच लिया है इस तरीके से। ये बन गया हमारा औसत लागत वक्र। ठीक है, इसमें जैसे बना रखा हमने ये। अब हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, हम ए आर देख रहे हैं। ठीक है, ए आर वक्र देखेंगे उससे पता चल जाएगा कीमत कितनी है ओ से लेकर पी। और प्रति इकाई लागत कितनी है, तो वो देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि इस उत्पादन स्तर पर एसी कितना है। तो एसी देखते हैं हम, तो कितना नजर आ रहा है हमको, Q से लेकर T तक है। ठीक है, प्रति इकाई लागत कितनी है, Q से लेकर T या O से लेकर P1 तक, ये प्रति इकाई लागत है। और मिल कितना रहा है, O से लेकर P तक या Q से लेकर E तक। तो लागत से कितना ज़्यादा मिल रहा है, ET या P से लेकर P1 तक। तो ये क्या है, प्रति इकाई लाभ। और कुल लाभ की हम बात करेंगे तो कुल लाभ कितना है, ये पूरा PET P1 इस क्षेत्र के बराबर है। ठीक है, ये फर्म का अतिरिक्त लाभ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की जो कीमत है वो कितनी निर्धारित हुई, ओ से लेकर पी, और उत्पादन की मात्रा कितनी निर्धारित हुई, ओ से लेकर क्यू। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति। ठीक है, सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होना चाहिए, ए आर और एसी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। प्रति इकाई जितनी लागत है उतनी ही प्रति इकाई आगम है। ठीक है, वस्तु की जो प्रति इकाई लागत माना कि 10 रुपए है, तो प्रति इकाई आय भी कितनी होनी चाहिए, 10 रुपए। ठीक है, तभी इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ। न तो लाभ हो रहा है न हानि। ठीक है, तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए हमने जैसे वक्र बनाया है, तो सबसे पहले हम ए आर और एम आर वक्र बनाएंगे। फिर सीमांत लागत वक्र बना दिया हमने अल्पकालीन। फिर ई बिंदु पर यह संतुलन की स्थिति है। ठीक है, अब वस्तु की कीमत कितनी है, ए आर कितनी है, ओ से लेकर पी तक है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं क्यू से लेकर ई तक है। जब कीमत वस्तु की इतनी है तो औसत लागत भी इतनी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में औसत लागत वक्र हम इस ई बिंदु पर स्पर्श करता हुआ बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी या ई से लेकर क्यू, और प्रति इकाई लागत भी कितनी है, ओ से लेकर पी तक की है या क्यू से लेकर ई तक की है। तो ये स्थिति हो गई हमारी सामान्य लाभ की। तीसरी स्थिति, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को हानि की स्थिति भी हो सकती है। और हानि की स्थिति के लिए क्या कंडीशन है, औसत लागत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए औसत आगम की तुलना में। ठीक है, मतलब एवरेज रेवेन्यू कम होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट से। तो इसको समझाने के लिए हम इस रेखा चित्र में जैसे सबसे पहले ए आर और एम आर बना लेते हैं। फिर हमने बना लिया अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। फिर ई बिंदु पर हमारी हो गई है संतुलन की स्थिति। ऐसी स्थिति में वस्तु की जो कीमत है वो कितनी होगी, ओ से लेकर पी, और उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, ओ से लेकर क्यू। अब देखिए वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी तक है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो है हमारी कितनी है, ओ से लेकर पी तक है या ई से लेकर क्यू तक हम कह सकते हैं। ठीक है, ई से लेकर क्यू तक है। अब लागत इसकी तुलना में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो ये हमारा ए आर वक्र है इससे हम ऊपर की तरफ बना देंगे हमारा औसत लागत वक्र। जैसे हमने ये बना दिया हमारा औसत लागत वक्र। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं इस ई को हम E1 तक मिला देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रति इकाई जो हानि है वो फर्म की कितनी है, ई से लेकर E1 तक या पी से लेकर P1 तक प्रति इकाई हानि है। कैसे पता चल रहा है कि वस्तु की जो कीमत है ए आर है वो कितनी है, ओ से लेकर पी तक की है, जबकि औसत लागत कितनी है, ओ से लेकर P1 तक है। तो P से लेकर P1 तक प्रति इकाई हानि हो रही है। और कुल हानि कितनी है, तो इस पूरे क्षेत्र के बराबर P P1 E1 E के बराबर, ये कुल हानि की स्थिति है हमारी। अब हम बात करते हैं कि जब फर्म को अल्पकाल में हानि होती है तो वो उत्पादन जारी रखेगी या नहीं। तो अल्पकाल में हानि की स्थिति में फर्म जो है अपना उत्पादन कब तक जारी रखेगी, जब तक कि उसे औसत परिवर्तनशील लागत की प्राप्ति होती रहेगी। ठीक है, ABC मतलब वस्तु की जो कीमत है ए आर है
वो जब तक औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हैं तब तक उत्पादन जारी रखेगी, और उसके बाद में अगर कीमत इस ABC से भी कम हो जाती है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। तो हम यहाँ पर अब ABC वक्र खींच लेते हैं। ठीक है, हानि कितनी हो रही है फर्म को? P, P1, E1, E के बराबर, और वस्तु की कीमत कितनी है? O से लेकर P। तो जब तक OP के बराबर फर्म को औसत परिवर्तनशील लागत की प्राप्ति होती रहेगी तब तक फर्म उत्पादन जारी रखेगी। तो ई बिंदु जो है हमारा वो उत्पादन जारी रखने का, या जिसको हम उत्पादन बंदी बिंदु भी कह सकते हैं। मतलब ई बिंदु से कीमत अगर कम हो जाती है, मतलब वस्तु की कीमत अगर OP से कम हो जाएगी तो फिर फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। ठीक है, फर्म क्या चाहेगी अल्पकाल में? कि कम से कम उसे अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतों की प्राप्ति हो। ठीक है, कम से कम फर्म अल्पकाल में चाहेगी कि उसे औसत परिवर्तनशील लागत जो है उसकी प्राप्ति हो। ठीक है, तो जब औसत परिवर्तनशील लागत से कीमत कम हो जाएगी तो फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हमने पढ़ी हैं अल्पकाल में। अब हम बात करते हैं दीर्घकाल की। तो दीर्घकाल क्या स्थिति होती हैं? जिसमें फर्म क्या कर सकती हैं? वस्तु की मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन कर सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता है तो इस स्थिति में नई फर्मों का प्रवेश हो सकता है, पुरानी फर्म छोड़ के जाना चाहे तो जा सकती हैं। अब दीर्घकाल की बात करते हैं। ठीक है, यदि दीर्घकाल में फर्मों को असामान्य लाभ होगा तो क्या होगा? बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होगा, बहुत सारी नई फर्में आ जाएगी। ठीक है, और जब नई फर्मों का प्रवेश होगा तो इस स्थिति में क्या होगा? वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, और वस्तु की उत्पादन की मात्रा, पूर्ति जब बढ़ती है तो कीमतें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कीमत कम होकर कहाँ पे आ जाएगी? वापस सामान्य लाभ के स्तर पर, AR बराबर AC। तो इस स्थिति में असामान्य लाभ नहीं हो सकता है। और यदि फर्मों को हानि, कोई फर्म जैसे दुर्बल फर्म है, अगर उसको हानि का सामना करना पड़ रहा है तो हानि का सामना करना पड़ा तो वो फर्म क्या करेगी? बाजार को छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, जिन जिन भी फर्मों को हानि हो रही है वो बाजार छोड़कर चली जाएगी, जिससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा या पूर्ति मात्रा में कमी हो जाएगी, और जब पूर्ति मात्रा में कमी होगी तो वस्तुओं की कीमतें क्या होगी? बढ़ेगी, और कीमत बढ़कर वापस कहाँ पे आ जाएगी? AR बराबर AC, मतलब सामान्य लाभ की स्थिति में। तो जब हम बात करते हैं दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्मों को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? कि दीर्घकाल में नई फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। असामान्य लाभ की स्थिति है तो नई फर्मों का प्रवेश होगा, और हानि की स्थिति है तो फर्मों का बहिर्गमन होगा, और इसे हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे AR बराबर MR वक्र पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR बराबर होते हैं। फिर हम बनाएंगे सीमांत लागत वक्र। फिर संतुलन की स्थिति कहाँ पे होती है? जहाँ पे AR और MR बराबर होते हैं, तो ई बिंदु संतुलन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत कितनी होगी? O से लेकर P, और उत्पादन मात्रा कितनी होगी? O से लेकर Q। अब जब कीमत OP है तो औसत लागत भी कितनी होगी? O से लेकर